हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर यूट्यूब चैनल। आज है 20 जनवरी 2024 और देखिए 20 जनवरी 2024 से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज बनते हैं उन सभी को आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ एडिशनल फैक्ट भी डिस्कस करेंगे जिनसे आप सभी के एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं। सब प्रीवियस क्लास का रिविजन कर लेते हैं। देखिए भी जो भारत की सेना है इसके द्वारा ऑपरेशन सर्वशक्ति को शुरू किया गया है। महतारी वंदना योजना 2024 इसको शुरू किया है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। एशिया के सबसे बड़े विमानन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन हैदराबाद में किया जा रहा है। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा तेलंगाना में स्वास्थ्य देखभाल और जीवन विज्ञान पर आधारित केंद्र की स्थापना की जाएगी। भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव का संचालन सरयू नदी में किया जाएगा। और भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, इन्होंने अयोध्या के राम मंदिर को समर्पित स्मारक डाक टिकटों की एक सीरीज लॉन्च की है। द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए आईसीसी द्वारा नियुक्त पहले निष्पक्ष महिला अंपायर ये हैं सूरज फर्न। सभी तरह के मवेशियों से दूध उत्पादन में जो टॉप कंट्री है वो है अपना देश भारत। श्री जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना का उद्घाटन किया है उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने। और देखिए अजीत सिंह गिल का भी कुछ दिनों पहले निधन हो गया है। ये सबसे उम्रदराज और हॉकी खिलाड़ी हैं। ठीक है, अब देखते हैं आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है। 206 फीट ऊंचे स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस का उद्घाटन किसने किया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है, जगनमोहन रेड्डी, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री हैं। इनके द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 206 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है और जिसका नाम है स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस। ठीक है, और इसका अनावरण कहाँ किया गया है? तो आंध्र प्रदेश का एक स्थान है विजयवाड़ा, यहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो मूर्ति बनी है इसको बनने में जो लागत आई है ये है 404.35 करोड़ और ये लगभग 18.81 एकड़ के परिसर में स्थापित की गई है। अच्छा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में कुछ एडिशनल फैक्ट भी जान लेते हैं। जैसे कि ये भारत के संविधान के जनक के रूप में जाने जाते हैं और प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। ठीक, 1930, 1931 और 1932 ये ईयर हैं जिसमें 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी कि 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो भाग लेने वाले भारत की तरफ से व्यक्ति हैं ये हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, और 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ उस समय जब मंत्रिमंडल का गठन किया गया तो उसमें जो पहले कानून मंत्री थे ये हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, और देखिए जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं इनको 1990 में भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न ये भी मिला हुआ है। इनकी जो समाधि स्थल इसको किस नाम से जाना जाता है? चैत्र भूमि के नाम से, चैत्र भूमि। ठीक, इतने फैक्ट आपको याद रखना है। इनकी बुक्स जो हैं ये महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछी जाती है। तो इसमें जो पहली बुक है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, दूसरी है बुद्ध और कार्ल मार्क्स और तीसरी जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है अ राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वीमेन, अ राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वीमेन, ये इनकी बुक है जो कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। अच्छा, योगी आदित्यनाथ जी ये हैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री। भूपेंद्र भाई पटेल ये गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री हैं। और देखिए जो रेवंत रेड्डी हैं ये तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री हैं। ठीक, अब देख लेते हैं भारत में स्थापित प्रमुख प्रतिमाओं के बारे में। जैसे कि जो वानखेड़े स्टेडियम है मुंबई का, यहाँ पर महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और विराट कोहली की एक दिवसीय क्रिकेट में 50 शतक पूरे करने की असाधारण उपलब्धि की यादगार में वैक्स मोम ये प्रतिमा स्थापित की गई है वैक्स म्यूजियम में जो कि है जयपुर में। भारत के बाहर डॉक्टर अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा जो कि 125 फीट है
इसका नाम है स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। इसका अनावरण किया गया है अमेरिका के मैरीलैंड में। भारत के जो वर्तमान में विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, इन्होंने अक्टूबर 2023 में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है हो ची मिन, जो कि वियतनाम में है। भगवान गौतम बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में किया गया है। और देखिए जो एस जयशंकर जी हैं वर्तमान में विदेश मंत्री, इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर की आवाज़ प्रतिमा का अनावरण निन शहर वियतनाम में किया गया है। विश्व की सबसे ऊंची जो कि 27 फीट ऊंची है नटराज प्रतिमा, ये स्थापित की गई है नई दिल्ली के भारत मंडपम में। वर्तमान में जो भारत की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 12 फीट ऊंची प्रतिमा और गांधी वाटिका का अनावरण कहाँ किया है, तो ये नई दिल्ली में राजघाट पर किया है। राजघाट ये महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल यहाँ पर है। ठीक। और देखिए वर्तमान में जो भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, इन्होंने 108 फीट ऊंची भगवान श्री राम की प्रतिमा की आधारशिला आंध्र प्रदेश के कुंडूल में रखी है। तो इतनी सारी प्रतिमाएं हैं जो अभी 1 साल के अंदर स्थापित की गई हैं। इन सभी के बारे में आपको याद रखना है। बाय द वे एग्जाम में पूछ ले तो आपसे कोई क्वेश्चन मिस ना हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वां नम शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है युगांडा। देखिए 19 से 20 जनवरी तक युगांडा के कंपाला में 19वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। नम की नम क्या है, नम की फुल फॉर्म है नॉन अलाइंड मूवमेंट, यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्ष आंदोलन। अच्छा देखिए 1947 से 1991 तक का जो टाइम पीरियड है ये इंडिया के लिए बहुत ही क्रूशियल टाइम पीरियड है। क्यों? क्योंकि 1947 में भारत आज़ाद हुआ। जब भारत आज़ाद हुआ उस समय जो विश्व के अधिकांश देश हैं ये 2 गुटों में विभाजित थे, जिसमें पहले जो गुट का नेतृत्व है वो यूएसए कर रहा था यानी कि अमेरिका, और दूसरे गुट का नेतृत्व यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ कर रहा था। तो उस समय भारत के पास 2 विकल्प थे, चाहे भारत इन दोनों में से किसी एक गुट में शामिल हो जाए या फिर ये तटस्थ रहे। तटस्थ का मतलब अपना स्वतंत्र राष्ट्र रहे, किसी गुट में शामिल ना हो। तो भारत ने वही नीति अपनाई, भारत गुट निरपेक्ष रहा, यानी कि भारत किसी देश में शामिल नहीं हुआ। 1991 के पूर्व की जो स्थिति थी ये शीत युद्ध की स्थिति थी। शीत युद्ध का मतलब कोल्ड वार, और इस युद्ध में जो लड़ाई थी वो किसी हथियार के द्वारा नहीं लड़ी जा रही थी, बल्कि जो समस्त देश थे उनमें तनाव का माहौल था। ठीक। तो भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई। वही जो सम्मेलन है ये 19वां यह भी युगांडा के कंपाला में आयोजित किया जा रहा है। एडिशनल फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। इसमें जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं भारत के वर्तमान में जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी, ये इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अच्छा देखिए जो ये थीम है या फिर विषय पूछी जा सकती है एग्जाम में, साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना, ये 19वें नम शिखर सम्मेलन की थीम है। ठीक। पंचशील सिद्धांत पर आधारित है ये नम यानी कि नॉन अलाइंड मूवमेंट, और इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। ठीक। नम की जो मूल धारणा है ये 1955 में इंडोनेशिया में आयोजित एशिया अफ्रीका बांडुंग सम्मेलन के दौरान उत्पन्न हुई थी, और नम शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड यूगोस्लाविया में हुआ था। पहला जो नम शिखर सम्मेलन है ये 1961 में बेलग्रेड जो कि यूगोस्लाविया में है यहाँ पर हुआ था। ये सम्मेलन जो हुआ था पहला, इसमें यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिटो और भारत की तरफ से जो समय प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, और घाना के क्वामे नुक्रुमा, मिस्र के गमाल अब्देल नासिर और इंडोनेशिया के सुकर्डो के नेतृत्व में आयोजित हुआ था। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कभी कभी, मैंने देखा है कि नेहरू नासिर टिटो ये किससे संबंधित है, तो ये नम से संबंधित है यानी कि नॉन अलाइंड मूवमेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है सुनील दहिया। इनको भी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इमेज आप इनकी यहाँ पर देख सकते हैं। सिलवर्धन कौन है,
इन्हें अभी कुछ दिनों पहले यूपीएससी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था, महेश्वर राव। ये बेंगलोर मेट्रो के प्रबंध निदेशक बने हैं। ठीक। और देखिए जो अरविंद पनगड़िया हैं, ये 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं। तो ये चारों नाम आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट, रुपे प्राइम वॉलीबॉल लीग 3 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, ऋतिक रोशन। और ऋतिक रोशन जो है ये रुपे प्राइम वॉलीबॉल लीग 3 के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। इमेज आप इनके यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा देखिए, जो सलमान खान है ये किसके ब्रांड एम्बेसडर हैं? क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये हैं भारत पे के ब्रांड एम्बेसडर। अच्छा, जो ऑप्शन बी कैटरीना कैफ हैं, ये किसकी ब्रांड एम्बेसडर हैं? तो एक जापानी फैशन ब्रांड है जिसका नाम है यूनिक्लो। यूनिक्लो इसकी ब्रांड एम्बेसडर हैं यूनिक्लो की कैटरीना कैफ। और आलिया भट्ट ये गुक्की की ब्रांड एम्बेसडर हैं। ठीक। नेक्स्ट, निम्न में से सबसे मूल्यवान पीएसयू कौन बनी है? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, एलआईसी। एलआईसी एसबीआई को पीछे छोड़ ये सबसे मूल्यवान पीएसयू बनी है। पीएसयू का मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम। सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम। ठीक है। एलआईसी का जो फुल फॉर्म है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। स्थापना कब हुई? 1956 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? महाराष्ट्र के मुंबई में इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। ठीक। अच्छा, इसके जो चेयर पर्सन है ये कौन है? सिद्धार्थ मोहंती। सिद्धार्थ मोहंती ये है एलआईसी के चेयरपर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जगदीप धनखड़, जो कि भारत की उपराष्ट्रपति हैं, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट हैं। इन्होंने फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया है। ये इमेज है। और देखिए जो ऑप्शन ए है भूपेंद्र यादव, इन्होंने एक पुस्तक है मोदी एनराइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर। मोदी एनराइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया है भूपेंद्र यादव ने। मनोज सिन्हा एक पुस्तक है वॉरियर ऑन व्हील्स, व्हील चेयर टू पद्मश्री, इस पुस्तक का विमोचन किया है आरिफ मोहम्मद खान। अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने आप सभी को पढ़ाया है कि राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझा विरासत पुस्तक का विमोचन किया है आरिफ मोहम्मद खान, जो कि हैं केरल राज्य के राज्यपाल। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव का 9वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, तमिलनाडु। तमिलनाडु में अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव का 9वां संस्करण शुरू हुआ है। ठीक है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव है ये कार्यक्रम ग्लोबल मीडिया बॉक्स और तमिलनाडु पर्यटन विभाग के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। ठीक। तमिलनाडु पर्यटन विभाग और ग्लोबल मीडिया बॉक्स के द्वारा। इसमें जैसे विभिन्न देश हैं, फ्रांस, ब्रिटेन, नीदरलैंड, स्पेन, जापान, थाईलैंड, वियतनाम जैसे देश, इनके द्वारा गर्म हवा के गुब्बारों को प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक। असम राज्य में भी कुछ दिनों पहले ही चंदुबी उत्सव मनाया गया है। चंदुबी उत्सव। राजस्थान, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव मनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2024। ठीक। और त्रिपुरा, यहाँ पर एक त्यौहार है जो कि खर्ची पूजा, ये काफ़ी प्रसिद्ध है, एग्जाम में पूछा जाता है। ये तमिलनाडु का मैप है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लोकेटेड है। राजधानी चेन्नई है। इस राज्य का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ। मुख्यमंत्री हैं श्री एम.के. स्टालिन। आर.एन. रवि यहाँ के गवर्नर हैं। लोकसभा सीटें 39 हैं, राज्यसभा सीटें 18, 234 विधानसभा की सीटें हैं। तमिल भाषा यहाँ पर आधिकारिक भाषा है। जिलों की संख्या है 38। यहाँ के 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं, गल्फ ऑफ मन्नार, इंदिरा गांधी, पलानी हिल्स, मुकुर्थी और गुनीडे नेशनल पार्क। ये 5 राष्ट्रीय उद्यान आप सभी को याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे वैश्विक सूची में दूसरे सबसे मूल्यवान आईटी ब्रांड का दर्जा मिला है? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन वी है, टीसीएस। टीसीएस को भी वैश्विक सूची में दूसरे सबसे मूल्यवान आईटी ब्रांड का दर्जा मिला है। और देखिए इस सूची में जो पहले स्थान पे है वो है एसेंचर। एसेंचर सबसे मूल्यवान आईटी ब्रांड है। ठीक है। यहाँ पे यदि बात करें टीसीएस की तो इसकी फुल फॉर्म है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज।
और देखिए इसकी स्थापना कब हुई है, 1968 यानी कि 1968 में इसकी स्थापना हुई है। महाराष्ट्र के मुंबई में इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है और इसके जो चेयरपर्सन है नटराजन चंद्रशेखरन, ये हैं चेयरपर्सन TCS के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में 9 साल के अंतराल के बाद मोहजुजु की लड़ाई प्रतियोगिता को फिर से शुरू किया गया है? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है असम। असम राज्य में अभी देखिए असम बिहू जब मनाया गया है उसी समय मोहजुजु लड़ाई प्रतियोगिता को फिर से बहाल किया गया है। 2014 में इस प्रतियोगिता पर भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने रोक लगा दी थी, लेकिन अभी 9 साल बाद यहाँ की परंपरा को देखते हुए इसको फिर से बहाल किया गया है। इसमें होता क्या है कि भैंसों की लड़ाई करवाई जाती है, ठीक है, आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं। तमिलनाडु भी, यहाँ पर भी कुछ इस तरह का ही त्यौहार एक मनाया जाता है, जल्लीकट्टू। इसमें क्या होता है, इसमें मनुष्य यानी कि इंसान और बैलों की लड़ाई करवाई जाती है, ठीक। ये तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों में मनाया जाता है। पोंगल त्यौहार के अवसर पर इसको आयोजित किया जाता है। पोंगल जो मकर संक्रांति है इसको तमिलनाडु में पोंगल नाम से मनाया जाता है, ठीक है। कर्नाटक में भी एक तरह का त्यौहार होता है जो 2 दिन मनाया जाता है, कंबाला उत्सव। इसमें भैंसों की दौड़ करवाई जाती है, भैंसा दौड़, और ये 2 दिवसीय होता है, ठीक है, यानी कि 2 दिन तक ये चलता है। अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर देखिए अरुणाचल प्रदेश में लोकू नामक एक उत्सव मनाया जाता है जो कि नोफ्टे जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, नोफ्टे जनजाति। और इसमें क्या होता है, तो देखिए ये कृषि से संबंधित त्यौहार है। ये चारों त्यौहार आपको याद रखना है। तमिलनाडु का जल्लीकट्टू, असम का कौन सा त्यौहार है, मोहजुजु, और कर्नाटक का कंबाला, अरुणाचल प्रदेश का लोकू, ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं आज की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य के फल खच्ची खरे को GI टैग मिला है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है गुजरात के खच्ची खरे को GI टैग मिला है। GI टैग जो है इसका फुल फॉर्म है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, और ये 10 वर्षों के लिए मान्य होता है। भारत में पहली बार जो प्रोडक्ट है जिसे GI टैग मिला है ये है दार्जिलिंग की चाय, जो कि संबंधित है वेस्ट बंगाल स्टेट से, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में भी 3 प्रोडक्ट हैं जिनको GI टैग मिला है। यहाँ पर कौन कौन से हैं, एक अदरक है जिसका नाम है आदिर केकरी, ये अदरक है। और हस्तनिर्मित कालीन और वाचो वुडन क्राफ्ट, ये 3 प्रोडक्ट हैं अरुणाचल प्रदेश के जिनको GI टैग मिला है। पश्चिम बंगाल की कादियाल साड़ियाँ, और सबसे महत्वपूर्ण है सुंदरबन शहद जिसे मोबन नाम से जाना जाता है, और ये मोबन नामक जनजाति के द्वारा एकत्र किया जाता है। इसको भी हाल फिलहाल में GI टैग मिला है। ओडिशा की सिमलीपाल कई चटनी, इसको भी GI टैग मिला है, ठीक है। और देखिए इस प्रश्न को मैंने आप सभी के लिए एज अ होमवर्क के तौर पे दिया था। बहुत से स्टूडेंट ने इसका सही जवाब दिया है। भारत से ग्राफिक डिजाइन के लिए प्रेरणाएं नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब होगा। इसको लिखा है जया जेटली ने। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2024 किस दिन मनाया गया है? इस प्रश्न का आंसर लिखना है आप सभी को कमेंट सेक्शन में। तो ये रही मेरी आज की क्लास। आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर लिखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ नाइस डे। सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।